गुड मॉर्निंग। अपन ने प्रीवियस वीडियो में जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनके जननांगों को क्या कहते हैं, मेल जननांग को क्या कहेंगे, फीमेल जननांग को क्या कहेंगे, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन प्राणियों के अंदर सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात प्राणियों की लैंगिकता के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज अपना टॉपिक है प्राणियों में लैंगिकता। ठीक है, प्राणियों में लैंगिकता। तो देखिए, लैंगिकता के आधार पर जो प्राणी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, या तो वो क्या होगा, नर होगा या मादा होगा, इधर मेल और फीमेल, बस इतनी सी बात है। लैंगिकता के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। लैंगिकता के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। या तो उनके अंदर एक ही लिंग होगा, या तो नर होगा या मादा होगी, और दूसरा होगा उभयलिंगी या द्विलिंगी भी जिनको कहते हैं, अर्थात उसमें मेल गोनेड और फीमेल गोनेड दोनों उपस्थित होते हैं। तो पहला एक लिंगी, सबसे अच्छा उदाहरण है मानव, है ना, ह्यूमन। ठीक है, अर्थात एक लिंगी के अंदर सबसे अच्छा उदाहरण है मानव। तो मानव में या तो नर होगा या मादा होगी। ठीक है, अर्थात मानव में एक ही प्रकार का जननांग उपस्थित होता है। क्या होगा, या तो क्या होगा, नर जननांग होगा या कौन सा होगा, मादा। सीधी सी बात है, या तो कौन सा होगा, मेल गोनेड होगा या फीमेल गोनेड। या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो सबसे ऊंचा उदाहरण था इसका मानव ही होगा। ठीक है, तो जिसमें मेल में गोनेड्स होंगे वो नर होगा, और जिनमें मादा या फीमेल गोनेड्स होंगे वो क्या होगी, मादा होगी। ठीक है, अगला है उभयलिंगी। उभयलिंगी, ठीक, इनको द्विलिंगी भी कहते हैं। आपने फ्लावर्स में गुड़हल का फूल देखा था, अर्थात जिसपे नर जननांग जो होते हैं एंडोसियम वो भी उपस्थित होता है, और मादा जननांग जाइनोसियम वो भी उपस्थित होता है। इसका उदाहरण है आपके कोर्स में एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे अच्छा स्पंज जो भी होते हैं वो दोनों होते हैं उनमें, है ना, गोनेड भी होते हैं, फीमेल, मतलब दोनों साथ में उपस्थित होते हैं। और केंचुआ, ये दो उदाहरण है। अर्थात उभयलिंगी प्राणियों में नर तथा मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। क्लियर
प्रदर्शित होती है या शो होती है जननांगों के आधार पर, है ना। तो अर्थात एक बात निकल के सामने आ रही है, अर्थात जननांगों के आधार पर ही लैंगिकता प्रदर्शित। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, अपन एक लिंगी प्राणियों के बारे में देखा, या तो नर जन्नांग उपस्थित होगा या मादा जन्म। ठीक है, उभयलिंगी में आपके कोर्स में स्पंज हो गया और केंचुआ हो गया, अर्थात उभयलिंगी प्राणियों में नर तथा मादा दोनों जन्नांग उपस्थित होते हैं। अर्थात लैंगिकता जो प्रदर्शित होती है वो किसके आधार पर होती है? जन्नांगों के आधार पर, अर्थात गोनेड्स के बेस पे है वो आपकी सेक्सुअलिटी जो है वो रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसमें एक और फीता क्रमी एग्जांपल। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके। अब अपन बात करते हैं युग्मक निर्माण की। युग्मक निर्माण के बारे में अपन पढ़ते हैं कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया अपन लोअर प्लांट्स के बारे में भी देखेंगे और हायर प्लांट्स के बारे में भी देखेंगे कि युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो पहले अपन लोअर प्लांट्स के बारे में बातें करेंगे, जैसे कि शैवाल और फंजाई के बारे में, है ना। पहले स्टडी की जाएगी शैवाल और फंजाई के बारे में, कवकों और शैवालों के बारे में, फिर अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अपन युग्मक निर्माण पढ़ रहे थे, युग्मक निर्माण। तो युग्मक निर्माण में पहला हम पढ़ते हैं निम्न पादपों में। निम्न अर्थात लोअर प्लांट्स। तो सीधी सी बात है, इनका जो मुख्य पादप शरीर होता है ना, वो युग्मकोद्भिद प्रकार का होता है। तो इनमें किसी भी प्रकार के युग्मक के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तो युग्मक के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी तो जो 2n होता है वहां पे युग्मक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर तो खुद ही जो इनका जो पादप का होता है या थैलस होता है वो n होता है, तो इनमें कौन सा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है ना। लिख देते हैं, इनका मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद अर्थात गैमेटोफाइट होता है। अतः इनमें युग्मक निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात युग्मक निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात युग्मक निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अर्थात इन पादपों में अर्धसूत्री विभाजन होता नहीं है ना। ये बात साफ लिखकर, अर्थात इन पादपों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, लोअर प्लांट्स में आपने एल्गिंग और फंजाई ले लो, एल्गी और फंजाई का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, फिर दूसरा आपके लोअर प्लांट्स का हो गया
फिर है उच्च पादपों में, उच्च पादपों में, ठीक है। तो हायर प्लांट्स, देखिए युग्मक विद को खुद को एन कहते हैं, है ना, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन पढ़ रहे हायर प्लांट्स के बारे में। इनका मुख्य पादप शरीर बीजाणुद भेद या स्पोरोफाइट भी कहते हैं। स्पोरोफाइट होता है ना, स्पोरोफाइट होता है। अतः इनमें अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा युग्मक निर्माण होता है। चलो ये पढ़ना पड़ गया। नेक्स्ट इनके जो एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल देखते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को छोड़ दो, थोड़े कुछ ही एग्जांपल है इसलिए इसको छोड़ दो। आप ये टेरिडोफाइटा कोमा जिम्नोस्पर्म कोमा एंजियोस्पर्म, ये 3 एग्जांपल है ना। तो उच्च पादपों में इनका मुख्य पादप शरीर जो होता है वो क्या होता है, बीजाणुद या कैसा हुआ, 2n प्रकार का होता है। अतः इनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है। आपको इसको एग्जांपल देखेंगे तो टेरिडोफाइटा है जिम्नोस्पर्म पादपों में और एंजियोस्पर्म पादपों में, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन अर्धसूत्री विभाजन आ गया टॉपिक, तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि चूंकि अपन युग्मक निर्माण की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं तो अर्थात युग्मकों का निर्माण जो है वो किन किन प्रकार से, किन किन विधियों के द्वारा होता है, उन सभी विधियों को पढ़ते हैं। ठीक है। तो टॉपिक है अपना अर्धसूत्री विभाजन के प्रकार। तो देखिए पहला था युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा था बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा जो प्रकार होगा उसमें दोनों ही होंगे, अर्थात उसमें ये होगा अगुणित, द्विगुणित और पूरा विभाजन होगा। अगुणित, द्विगुणित
जीवन चक्र। ये आपके 3 प्रकार से होता है अर्धसूत्री विभाजन, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन और अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र, अर्थात ये दोनों प्रकार के विभाजन जिसमें होंगे उसे ये कहेंगे, है ना। तो फिर इसे अगुणित जीवन चक्र भी कहते हैं। अगुणित जीवन चक्र, इसे द्विगुणित जीवन चक्र भी कहते हैं। इसे अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे नाम में बता देता हूं आपको, इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की लाइफ साइकिल आपके कोर्स में दी हुई है थ्योरेटिकल, तो उसको अपन एक डायग्रामेटिकल समझने का प्रयत्न करते हैं। तो आज मैं केवल ये लेने वाला हूं, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन या अगुणित जीवन चक्र। अगुणित जीवन चक्र किसमें होगा? जिनका पूरा थैलस कैसा होता है? n प्रकार का। और n प्रकार का किसमें होता है? मैक्सिमम शैवालों के अंदर। तो आज अपन शैवालों की स्टडी करते हैं, ठीक है। अगुणित जीवन चक्र के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। वे लेते हैं आपके युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन। तो इस प्रकार का विभाजन शैवालों तथा कप्पों में होता है। पहली बात तो ये है। दूसरा पॉइंट, अर्थात इनमें अगुणित जीवन चक्र संपन्न होता है। अगुणित जीवन चक्र इनमें संपन्न होता है। अरे सीधी सी बात है, अगुणित जीवन चक्र, क्योंकि इनका थैलेस ही n प्रकार का होता है, तो अगुणित ही होगा, द्विगुणित है ही नहीं। तो कैसे होता है? देखिए, ये शैवाल या कवक कैसी है? n प्रकार की है, ठीक है। इनमें क्या होगा? जब ये इनका थैलस होगा, जब ये वृद्धि करेगी, जब ये विकासशील अवस्था में होगी या फिर वृद्धि कर लेगी, उसमें क्या बनेंगे? इसमें बीजाणु बनेंगे, स्पोर। बीजाणु भी कैसे हैं? n प्रकार के। तो कुछ उसी थैलस में, अब वो थैलस कैसा है? ठीक है, मेल और फीमेल दोनों है उसके अंदर। तो कुछ एक बनेगा नर थैलस और एक बनेगा मादा थैलस। यहाँ पे ये क्या बन गया? नर, ये मादा थैलस। तो इसमें नर थैलस होगा, उसमें कैसे बनेंगे? नर बीजाणु। यहाँ पे कैसे बनेंगे? मादा थैलस में मादा बीजाणु बनेंगे। फिर इसमें क्या होगा बताइए? नर युग्मक होगा और मादा होगी, दोनों आपस में क्या होगी? फ्यूजन होंगे, संलयन होगा। तो इनमें कौन सी प्रक्रिया होगी? निषेचन की प्रक्रिया होगी। चलो, निषेचन हो गया। और क्या बनेगा? n और n मिलकर के क्या बना दिया?
ऐसे ही पढ़ा लेगा विश्रांति अवस्था में थे। इसलिए इस अवस्था को जो युग्मनज होता है ये ध्यान रखना, आपके आगे हायर स्टडी में काम आएगा। मैं ये बता देता हूँ कि मुख्य पादप तो है और आपको ये छोटी क्लास में पढ़ा हुआ 11वीं और 10वीं में कि युग्मनज से किसी भी भ्रूण का या जीव का निर्माण होता है, लेकिन युग्मनज तो 2n हो गया, अब क्या होगा, जबकि यहाँ पर कैसा था, n था। तो अब क्या होता है, इस युग्मनज के परिवर्तन के समय यह इसी प्रकार से युग्मनज क्या करता है, विश्रांति अवस्था में चला जाता है। तो ये जो युग्मनज बनता है यहाँ पे, इस अवस्था को कहते हैं अल्पकालिक विश्रांति अवस्था। क्यों पड़ा है अल्पकालिक विश्रांति अवस्था में, क्योंकि ये 2n हो गया है। अब ये युग्मनज हो गया, अब इस युग्मनज में क्या होगा, विभाजन होगा। कैसा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात मियोसिस की प्रोसेस होगी। और मियोसिस की प्रोसेस होगी तो आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितनी कोशिकाएं बनती है, 4। ये 4 n कोशिकाएं बनेगी, 4 n कोशिकाएं बनेगी। ये क्या बन गए, बीजाणु बन गए एक तरह से। ये चारों क्या बनाएगी, यदि शैवाल होगी तो शैवाल बनेगी और कवक होगी तो कवक। ये भी कैसे होगी, n प्रकार की, ठीक है ना। क्यों कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो गया है और ये क्या हो गए हैं, n प्रकार के बीजाणु बन गए हैं, ठीक है। इसलिए इन बीजाणुओं से यदि कवक के बीजाणु होंगे तो नई कवक बनेगी और शैवालों के बीजाणु होंगे तो क्या बनेगी, एल्गी बनेगी। तो वापस बता देता हूँ, तो इसलिए ये जीवन चक्र कैसा था, अगुणित, पूरा कैसा था, n प्रकार का। देखिए केवल 2n अवस्था केवल एक कुछ समय के लिए गई है विश्रांति अवस्था में, अल्पकालिक, इसलिए इसको कहा अगुणित जीवन चक्र। वापस बता देता हूँ आराम से। युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन, इसलिए क्या है कि युग्मनज के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, देख लो, ये युग्मनज और अर्धसूत्री विभाजन, खत्म होगी बात। अगुणित है जीवन चक्र, देखिए ये भी अगुणित है और ध्यान रखना वो भी अगुणित है। द्विगुणित तो केवल कुछ समय के लिए हुआ है, अब अल्पकालिक। तो इसमें क्या होता है कि युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन में केवल शैवालों में या कवकों में होता है, अर्थात इनमें अगुणित जीवन चक्र संपन्न होता है। शैवाल या कवक खुद इनका थैलस होता है, वो n प्रकार का होता है, उसमें ही क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। कुछ बीजाणु नर थैलस का निर्माण करते हैं, कुछ मादा थैलस का निर्माण करते हैं। उनमें नर युग्मक n बनता है तो मादा युग्मक n बनता है। दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के फलस्वरूप फिजिशन होता है, अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है 2n। वो 2n अवस्था क्या होती है, अल्पकालिक होती है, इसलिए कुछ समय के लिए वो विश्रांति अवस्था में चला जाता है। और विश्रांति अवस्था में जाने के बाद में उनमें क्या होता है, अर्धसूत्रण विभाजन होने के फलस्वरूप अगुणित बीजाणु बनते हैं जो नई शैवाल और कवक का निर्माण करते हैं। आपने चीज पर देखा होगा, कवक या जहाँ भी शैवाल होती है पानी में कुछ समय के लिए क्या होती है, थोड़ी सी फैल गई, कुछ समय बाद पूरे में फैल जाती है। कवक हो चाहे शैवाल हो, है ना, पानी में भी देखा होगा। तो थोड़ा सा पानी में जब शैवाल पनपनी शुरू हो जाती है तो कुछ ही समय बाद पूरे तालाब या किसी स्थान पर पौंड में पूरी फैल जाती है। और अगर कवक भी कहीं पे लगती है तो कुछ ही समय में वो पूरे को, उस क्षेत्र को खराब कर देती है। तो बस यही रीजन है, क्यों कि स्पोर बहुत सारे बनते हैं, कैसे n प्रकार के, और वृद्धि करके क्या बनाते हैं, नई शैवाल या नई कवक का निर्माण करते हैं। ठीक है, आज अपन ने ये पढ़ा और कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बीजाणु का जीवन चक्र। ठीक है, थैंक यू।